जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं और अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, और हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले आपको कम से कम उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, जिनको 1689 के अंदर पास किया गया था। और इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो पार्ट 3 दिया गया है उसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर राइट्स को रखा गया था। यानी ये पूरी दुनिया के अंदर पहला ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसके अंदर लोगों को राइट दिए गए थे, और ये 1215 में किया गया था। फंडामेंटल राइट इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी किए गए हैं, और इसी के साथ ये प्रिवेंट करता है एक ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल क्रिएट होने से। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 के अंदर और 226 के अंदर अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो डायरेक्टली वहां जाने की राइट देता है, पावर देता है कि कोई भी पर्सन या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है और या हाई कोर्ट मूव कर सकता है। तो ये हमने जनरल समझा है कि फंडामेंटल राइट्स नॉर्मल किसको कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are enshrined under part 3 of the constitution, and constitution is the fundamental law, that's why they are called fundamental rights। सबसे पहला फीचर हम डिस्कस करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का है कि सिटीजनशिप बेस्ड एंड यूनिवर्सल राइट्स। यानी हमारे जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो सिटीजनशिप बेस्ड है, और कुछ जो ऐसे हैं जो सबको मिले हुए हैं। तो यहां पर कुछ राइट्स जो है हम देखते हैं कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये ऐसे राइट हैं जो एलियंस को अवेलेबल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सारे राइट जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। जबकि इधर हम देखते हैं कि जो हमारे राइट 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं वो सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और बाकी रिमेनिंग जितने भी प्रोविजन है इनके अलावा, यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 को आर्टिकल 14 और 32 से निकालने के बाद जो राइट्स बचते हैं वो एलियंस को अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला फीचर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का है वो यही है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बेस्ड हैं, यानी सिर्फ वो सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और कुछ राइट जो है यूनिवर्सल हैं जो सभी को मिले हुए हैं। नेक्स्ट इसका फीचर हम देखते हैं सेकंड फीचर, और सेकंड फीचर कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट एक्शन। यानी यहां पर भी हमने दो कैटेगरी की है फंडामेंटल राइट्स की। कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं, और सारे राइट जो हैं स्टेट के अगेंस्ट तो अवेलेबल ही हैं। जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे राइट हैं आर्टिकल 15, 17, 23 और 24, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि ये राइट जो है स्टेट के अगेंस्ट तो अवेलेबल है ही, क्योंकि हमारे पार्ट 3 के अंदर जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो सब स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी दिए गए हैं पार्ट 3 में जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं, और रिमेनिंग राइट्स जो हैं वो सभी जो है पार्ट 3 के अंदर जो दिए गए हैं 14 से लेकर 32 तक, वो सब के सब जो हैं स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। यानी नॉर्मली अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगेंस्ट हुम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, तो हमारा उसके अंदर जो रिप्लाई होगा वो ये होगा कि जनरली ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। लेकिन कुछ राइट ऐसे भी हैं पार्ट 3 में जो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फीचर इसमें हम देखते हैं हमारा थर्ड फीचर, क्वालिफाइड राइट्स विद जुडिशियल रिव्यू। यानी पार्ट 3 में जो राइट्स दिए गए हैं वो क्वालिफाइड राइट हैं, और इसका मीनिंग ये है कि उनके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यानी ये राइट्स जो हैं एब्सोल्यूट नहीं है, इनके साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जुड़ी हुई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं इसके अंदर आर्टिकल 19 की क्लोज 2 के अंदर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई हैं। आर्टिकल 19 जो है वो ये कहता है कि हर किसी सिटीजन के पास, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है,
उनके पास कुछ 6 फंडामेंटल राइट होंगे, जिनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू मूवमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड राइट टू ट्रेड, ये कुछ 6 फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं। और आर्टिकल 19 की क्लोज 2 के अंदर स्पेसिफिकली हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर देखना है 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, जिसके अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, और उसी के साथ आर्टिकल 19 की क्लोज 2 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो इंडिया की सॉवरेनिटी को खत्म नहीं करेगा, इंटीग्रिटी को खत्म नहीं करेगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरे में नहीं डालेगा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, अगर किसी स्टेट के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है तो उनको भी वो जो है खतरे में नहीं डालेगा, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे, डिसेंसी और मोरालिटी बनाकर रखेंगे, नैतिकता के बारे में जो हमारा सभ्यता कहती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेगा कोई भी, और लास्ट इसमें दिया गया है डिफामेशन नहीं करेंगे किसी की, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं करेंगे। डिफामेशन का मतलब कि अगर कोई पर्सन फ्रीडम ऑफ स्पीच रखता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो बी की डिफामेशन कर दे, या फिर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो किसी को कुछ ऑफेंस, क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए उकसाए। तो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस के अंदर ये भी कहा है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल हैं या नहीं हैं, इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फीचर नंबर 4, हमारा कुछ राइट्स जो हैं हमारे नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव राइट हैं। यानी पार्ट 3 में जो राइट्स दिए गए हैं, कुछ राइट्स पॉजिटिव हैं और कुछ राइट नेगेटिव हैं। जो हमारे पॉजिटिव राइट हैं या नेगेटिव राइट हैं, उनमें जब हम नेगेटिव राइट को देखते हैं तो वो ये फोकस करते हैं ऑन लिमिटिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल लिबर्टीज। यानी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो है लिमिटेड, यानी कुछ हद तक ही इंटरफेरेंस रहनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके राइट वायलेट हों, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। यानी यहां पर एक तरह से स्टेट की ड्यूटी बनती है, और ड्यूटी बनती है कुछ ना करने की, नॉट टू डू, कि वो वायलेट नहीं करेगा राइट्स को। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू प्राइवेसी, इसके एग्जांपल हैं। यानी एक ड्यूटी इंपोज करता है, नेगेटिव ड्यूटी इंपोज करता है कि स्टेट कोई ऐसी चीज ना करे। दूसरे जो राइट होते हैं हमारे, वो होते हैं पॉजिटिव राइट। और पॉजिटिव राइट का मतलब है कि ये रिक्वायर करता है गवर्नमेंट टू टेक एक्टिव स्टेप्स, यानी गवर्नमेंट कुछ इनको प्रिजर्व करने के लिए, एंश्योर करने के लिए कुछ एक्टिव पॉजिटिव स्टेप्स ले। जैसे एग्जांपल के लिए राइट टू एजुकेशन, जिसको आर्टिकल 21A के अंदर भी रखा गया है, 86th अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था, और हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ पॉजिटिव राइट्स हैं। यानी कोई भी ऐसा राइट जो स्टेट पर पॉजिटिव ड्यूटी इंपोज करे वो पॉजिटिव राइट, और स्टेट पर जो नेगेटिव ड्यूटी इंपोज करे वो नेगेटिव राइट होगा। तो ये एक हमारा फीचर था कि कुछ राइट हमारे नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें हम फीचर देखते हैं, 5th फीचर, कि जस्टिसिएबल राइट है। ये जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर कोई उनको तोड़ता है, तो उनको एनफोर्स करने के लिए हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और ये राइट जो दिया गया है, 2 जगह दिया गया है। एक तो आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है, और आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी पार्ट 3 में जो राइट्स दिए गए हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो उनको एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहां पर एक चीज ये समझो कि आर्टिकल 32 जो है पार्ट 3 में दिया गया है, और ये पार्ट 3 में दिया गया है इसलिए ये अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है। जैसे इसको जो है हार्ट एंड सोल भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए तो जो पार्ट 3 में राइट्स दिए गए हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा, कोई महत्व नहीं बचेगा। दूसरा जो आर्टिकल है जो बात करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 226। और आर्टिकल 226 कहता है कि अगर किसी पर्सन के राइट्स वायलेट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स या कोई लीगल राइट वायलेट होते हैं, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट जो है जा सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि आर्टिकल 32 और 226 के बीच क्या डिफरेंस है। आइए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये जो राइट है इसका नेचर कैसा है। तो जो राइट आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी ये पार्ट 3 में दिया गया है तो खुद ही ये क्या बन गया, एक फंडामेंटल राइट बन गया।
जबकि आर्टिकल 226 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में नहीं दिया गया है, तो ये फंडामेंटल राइट ना होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और दूसरा जो इसका डिफरेंस है वो है स्कोप यानी कि ये कौन कौन से राइट को एनफोर्स कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के अंदर जो पर्सन मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। जबकि हम ये देखते हैं 226 के अंदर अ पर्सन कैन मूव टू द हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट, यानी यहां पर लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए भी कोई पर्सन जा सकता है जो दूसरे राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस में हम देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 32 के अंदर जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की, 5 रिट जारी करने की, उन रिट को जारी कर सकता है वो ऑल ओवर इंडिया। जबकि हाई कोर्ट को जो पावर दी गई है वो उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही दी गई है कि हाई कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही इन राइट को एनफोर्स कर सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको यह समझ लेनी चाहिए कि कोज ऑफ एक्शन अगर होली और पार्ट इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कमिट हुआ है, यानी उस हाई कोर्ट के दायरे के अंदर कोई भी कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इसके बावजूद भी कि जो कोज ऑफ एक्शन से रिलेटेड पर्सन है वो कहीं और रहते हैं, तो वो उनके खिलाफ भी जो है रिट जारी कर सकता है, यानी आर्टिकल 226 के अंदर ऑर्डर जारी कर सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि डिस्क्रिशन क्या है। अगर कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी उसको जो है सुनना ही पड़ेगा। जबकि जब हम 226 में देखते हैं तो यहां पर हाई कोर्ट की क्या है, डिस्क्रिशन है, यानी हाई कोर्ट जो है डिस्क्रिशन रखता है, वो मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है मना नहीं कर सकता। तो हमने ये जो है मोटे तौर पर देखा कि 32 के अंदर और 226 के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट जो फीचर हम देखेंगे इसके अंदर वो है 6 फीचर हमारा, सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के टाइम पर जो है हमारे फंडामेंटल राइट किस तरह से सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसके अंदर प्रोविजन दिए गए हैं सबसे पहले आर्टिकल 358 के अंदर, और आर्टिकल 358 ये कहता है कि स्टेट कैन लिमिट राइट्स अंडर आर्टिकल 19, और किस ग्राउंड पर, ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 19 के अंदर राइट दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, और इंटरनल इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। इस आर्टिकल से हमें यह समझ में आता है। तो आपको यह याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल नहीं लगी है, इंटरनल इमरजेंसी लगी है, और इंटरनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड है आर्टिकल 352 के अंदर वो है कि आर्म्ड रिबेलियन, यानी विद्रोह कर दिया है अंदर से ही लोगों ने, तो उस दौरान जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात इसके अंदर है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 359, और आर्टिकल 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट में सस्पेंड, यानी प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकता है द राइट टू मूव एनी कोर्ट, के कोई भी पर्सन जिसके पास राइट टू मूव एनी कोर्ट है वो उसको सस्पेंड कर दे फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सारे राइट को सस्पेंड कर सकता है जिसमें राइट दिया गया है, राइट टू मूव एनी कोर्ट। तो ये 2 आर्टिकल जो है डील करते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट इसमें जो फीचर आता है हमारा वो आता है 7th फीचर, डायरेक्ट एंड सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट, यानी यहां पर भी 2 कैटेगरी के राइट हमने रखे हैं फंडामेंटल राइट्स को। एक ऐसे राइट होते हैं जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटरी होते हैं, यानी उनके लिए कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें हम समझेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, तो दूसरे होते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटरी, एक होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है, यानी सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, उनके लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही जो है एप्लीकेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो यहां पर जो है उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ देने के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, बस स्टेट की एक नेगेटिव ड्यूटी है कि वो किसी के साथ जो है ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा, इक्वालिटी रखेगा। दूसरे जो होते हैं हमारे कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिनको इनेबल करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं आर्टिकल 17 जो है बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और साथ ही उसको फॉरबिड करता है, और अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है उसको ऑफेंस डिक्लेयर करता है,
और ऑफेंस का मीनिंग यहां पर है क्राइम, यानी उसको वो अपराध घोषित करता है। और इसमें कहता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी जो लॉ बनाया जाए। तो यहां पर इसके लिए लॉ बनाने की जरूरत है, क्योंकि आर्टिकल 17 अपने आप में एग्जीक्यूटरी नहीं है, तो इसके लिए लॉ बनाने की जरूरत है। इसीलिए यहां पर जो है आर्टिकल 35 के अंदर जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्ट 3 के अंदर अगर कोई भी चीज, पार्ट 3 में अगर कोई भी चीज पनिशेबल की गई है, यानी उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, तो वहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने के लिए। तो आर्टिकल 17 से रिलेटेड जो लॉ बनाया पार्लियामेंट ने वो था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसके अंदर इसके प्रोविजन दिए गए हैं कि किस तरह से इस ऑफेंस को पनिशेबल किया जाएगा। तो दो तरह के राइट होते हैं, एक ऐसे जिनको सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, यानी लॉ बनाने की जरूरत नहीं है उनके लिए, यानी वो खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाते हैं, और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनके लिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं प्रोविजन 8, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एनफोर्समेंट, यानी इनके जो एनफोर्समेंट में है यूनिफॉर्मिटी है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कोई भी राइट जो है सिर्फ वहां पर अवेलेबल है और दूसरे स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे होने चाहिए कि वो सभी इंडियंस को मिल सके। तो इसीलिए यहां पर जो है आर्टिकल 35 जब हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीजें मिलती हैं। सबसे पहले कहता है आर्टिकल 35 एम्पावर्स पार्लियामेंट, यहां पर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है। पार्लियामेंट को एम्पावर करने का मतलब यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है इस पर लॉ बनाने की आर्टिकल 35 में, और पार्लियामेंट के पास है टू मेक लॉज ऑन द मैटर रिलेटिंग टू आर्टिकल 16 क्लोज 3, 32 क्लोज 3, 33 एंड 34, और एज वेल एज टू प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अंडर पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में जो हमारे राइट दिए गए हैं कुछ ये वाले, और इसके अलावा किसी चीज को अगर पनिशेबल बनाया गया है, ऑफेंस बनाया गया है, तो उन सबसे जो लॉ बनाने की पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है। तो ये यूनिफॉर्मिटी शो करता है जिससे इक्वल एप्लीकेशन हो सके फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि हमें क्या देना है, इक्वालिटी देनी है, और इक्वालिटी तभी होगी जब सबके लिए एक साथ लॉ बनाया जाए। और इसी के साथ कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है ऑन दीज मैटर, अगर इन मैटर से रिलेटेड कोई पहले से ही ऑलरेडी लॉ है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक उसको आर्टिकल 372 के अंदर खत्म ना कर दिया जाए, उसको रिपील ना कर दिया जाए। तो हमने इसके अंदर कुछ प्रोविजंस देखे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, like it and comment and share with your friends. Thank you.